बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। Welcome to your favorite show and a roller coaster ride to the beauty of Pakistan, जिसका नाम है बोल का पाकिस्तान, जहां हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की वो खूबसूरती जिसकी तारीफ किए बगैर आप लोग रह ही नहीं पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है शान-ए-पाकिस्तान। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानियों ने सोशल वर्क में दुनिया भर में नाम कमाया है, ऐसी ही एक पाकिस्तानी से आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया है। तो आइए मिलते हैं फरहान से। मेरे साथ फरहान मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इंसानियत की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। 450 से ज़्यादा हैंड पम्प्स और कुएँ भी लगवा चुके हैं। जिन जिन इलाकों में पीने के लिए साफ़ पानी भी मैसर नहीं होता, वहाँ पर जाकर उन्होंने काम किया और कुएँ लगवाए। बाय प्रोफेशन ये एक बैंकर है, लेकिन इसके साथ साथ ही इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा भी अपने अंदर रखते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि काम उन्होंने कब शुरू किया और सबसे सेंसिटिव जो चीज़ होती है रिलीजन। उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया कि डिफरेंट रिलीजन के लोगों को साथ बिठा के उनमें पीस को प्रमोट किया है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये आइडिया इनके जहन में कहाँ से आया। इस तरह से है कि 2010 से मैंने इस तरह से सोशल एक्टिविज़म का स्टार्ट मैंने लिया था। इससे पहले मैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व रहता था, अदबी सरगर्मियों में और इसके अलावा ट्रैवलिंग वगैरह में। लेकिन 2010 में कुछ इस तरह के नापसंदीदा वाक़यात होना शुरू हुए पाकिस्तान में, जो इससे पहले नहीं हुआ करते थे। यानी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ वगैरह पे कहीं पे अटैक हो रहा है, कहीं पे मंदिर में कोई हमला या कभी चर्च में बम ब्लास्ट वगैरह या फायरिंग। तो ये चीज़ें देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान का ग्लोबली जो है वो एक यानी पाकिस्तान की किरदार कशी की जा रही है। इस वजह से क्योंकि मेरी ग्रूमिंग जो है वो बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में हुई थी। मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ता था और हमने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में, थ्रू आउट स्कूल लाइफ, हमने कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी थी मज़हब के नाम पे। तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे एक अपनी इनफरादी ज़िम्मेदारी को समझते हुए मुझे रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और पीस और टॉलरेंस पे काम करना चाहिए। तो कुछ लाइक माइंडेड लोगों को मिलाकर मैंने काम 2010 में स्टार्ट किया। हम लोग रिलीजियस मिनॉरिटीज़ जो है उनके साथ हम लोगों ने डिस्कशंस वगैरह स्टार्ट की। इसके अलावा हम डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल्स वगैरह ज्वाइन करते रहे, लोगों को दावत दी, लोगों को बिठा के इंटरफेस डिस्कशंस वगैरह का आगाज़ किया और स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मेंसेस वगैरह की हमने मिनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। फरहान, जब रिलीजन की बात होती है तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, लेकिन जैसे मुसलमानों की सोच कुछ अलग है, क्रिश्चियंस की सोच अलग है, इंडिया वाले हिंदू जो हैं वो अलग मज़हब, कल्चर, हर चीज़ होती है। तो आपने जब इन सब लोगों को साथ बिठाया और उनमें जब इनको ये चीज़ बताई कि पीस जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी जिससे आपको लगा हो कि हर मज़हब बहुत डिफरेंट है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोच रहे हैं और मुश्किल आपको पेश आ रही है इन लोगों के ओपिनियन को सेम करने में? जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, क्योंकि हर रिलीजन जो है से रिलेटेड लोग जो होते हैं उनकी ग्रूमिंग अलग तरीके से होती है। उन लोगों के उनकी सोच, उनके ख़यालात, उनका उठना बैठना, उनके तौर तरीक़ार सब लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जब एक कंबाइंड किस्म की शख्सियत उभरती है ना सामने पाकिस्तानी की, तो फिर ये तमाम फ़र्क जो होते हैं ना ये मैटर नहीं करते। तो हम लोगों ने जब इंटरफेस डिस्कशंस वगैरह का आगाज़ किया, तब हम लोग इन लोगों में सबसे पहले इस सोच को बेदार किया कि हमें मुसलमान बनकर, क्रिश्चियन बनकर अपने इनफरादी लेवल पर तो हमने ये बातें सोचनी है, लेकिन इज्तिमाई लेवल पर जब हमने बतौर पाकिस्तानी सोचना है तो हम लोगों ने इससे थोड़ा सा हटकर सोचना है। क्योंकि एक घर में रहने वाले भी सब अफराद जो होते हैं उनकी तबीयत में, उनकी सोच में, उनकी फ़िक्र ख्याल में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक घर में लोग बहुत सलूक के साथ और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। तो जब हम ये तसव्वुर कर लें कि पाकिस्तान भी एक घर है और इसमें रहने वाले अलग अलग मज़ाहिब की, अलग अलग सकाफ़तों के लोग जो हैं वो एक दूसरे के बहन भाई हैं, तो फिर ये काम बहुत आसान हो जाता है। कहीं पे आप सेइंग मशीन्स दे रहे हैं, डिसेबल लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं और इसके साथ जैसे आपने बताया कि आप वाटर पंप्स वगैरह इस तरह हैंड पंप्स भी लगवा रहे हैं, तो ये आपने प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था और ये आपने इंडिविजुअल लेवल पे किया था या आपके साथ कोई एनजीओ भी मुंसलिक थी इसमें? इस तरह के जैसे कि 2010 में हम लोगों ने ये सोशल एक्टिविज़म का स्टार्ट किया और हमने पहले ह्यूमन राइट्स और मिनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए काम करते चले गए। 2 साल तक हम लोगों ने तकरीबन इसी तरह के यानी नॉन फंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स हमने किए कि जिनमें फंडिंग की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं थी। 2 साल के बाद जब हम लोग इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते रहे, लोगों ने
हमें पहचानना शुरू कर दिया, लोगों का एक एतमाद हमारे ऊपर बहाल हो गया। 2 साल बाद जब हम लोग थरपार इसी तरह से सैर तफरी करते हुए और इंटरफेथ का ही सबक लेकर फैलाने के लिए जब हम लोग थरपारकर में पहुँचे, वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा भूख देखी, अफलास देखी, गुर्बत देखी, बेरोज़गारी देखी। तो और सबसे ज़्यादा ये कि वहाँ पर हमने लोगों में प्यास देखी कि वहाँ पर पीने का पानी भी मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ ने हम लोगों को एक तरह से हिला के रख दिया कि यहाँ पर हम पंजाब में बैठे बैठे जब नल चलाते हैं, पानी आता है, हम ज़ाया भी करते हैं, हम नहाते हुए पानी कितना ज़ाया करते हैं, और वहाँ पर लोग बूंद बूंद को तरसते हैं और डेली कई कई मील पैदल चलते हैं पानी लाने के लिए। तो तब हमें ख्याल आया कि हमें इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने फंड रेजिंग वगैरह स्टार्ट की, क्योंकि लोगों को हमारे सोशल एक्टिविज़म के थ्रू लोगों को हमारे काम का तो मालूम हो चुका था ऑलरेडी और लोग हमें जानना भी शुरू हो गए थे। तब हमने सोशल मीडिया के थ्रू फंडिंग वगैरह इकट्ठा करना शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के अरसे में हम लोग तकरीबन 450 से ज़्यादा वाटर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब आप पहली दफ़ा उन एरियाज़ में गए थे, जैसे मैंने सुना है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप ट्रैवलिंग की गर्ज से ही वहाँ पे गए थे, लेकिन जब आपने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोगों के लिए पानी नहीं है, तो आपने सोचा कि इनके लिए काम करना चाहिए। तो जब आपने काम करना वहाँ पर शुरू किया, तो आपको कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ी लोगों की तरफ से वहाँ के कि नहीं करो, या जिस तरह से हम रह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आदत हो जाती है ना कि इंसान को ऐसे काम करते हुए? नहीं, लोग तो वहाँ पर चाहते थे कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे तो उनकी इतनी इमदाद नहीं की जाती, ना उनके मसाइल की दादरसी की जाती है। यानी हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कोई ऐसे कोई मेडिकल सेंटर्स वहाँ पर नहीं है। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने लोगों के सामने उनके मसाइल डिस्कस करते हुए बोला कि भाई आप लोग बेरोज़गार हैं, आप लोगों के पास तालीम नहीं है, आपके लिए हम क्या मदद करें। उन्होंने कहा आप तमाम मसाइल को छोड़ दें, आप हमें सिर्फ पीने का पानी दे दें। यह है कि और लेकिन यह है कि लोगों ने की हमेशा सपोर्ट हमें मिलती रही है, क्योंकि वहाँ पर जब भी हम कोई कुआं लगाते हैं, कोई हैंडपम्प लगाते हैं, तो लोकल गांव से ही हमें लेबर मिलती है तमाम कुआं खोदने के लिए या हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन के लिए। मसाइल जो होते हैं वो हमें वहाँ की लोकल जो पॉलिटिशियंस होते हैं बाज़ औक़ात उनकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वहाँ पर कोई वोटिंग वगैरह, कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं और वो वहाँ की लोकल पब्लिक उनको वोट देने से इनकार करती है, तो वो हमारे कुएँ और हमारे हैंडपम्प बंद करके चले जाते हैं। तो लोगों की तरफ से हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस आता है, कभी कभी कोई ऐसे मसाइल वगैरह दरपेश हो जाते हैं। अगर मैं आप लोग को ये कहूँ कि एक जगह कराची में 11 रुपए का खाना मिल रहा है, तो आप लोग सोचेंगे कि ये 40 साल पुरानी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये 2022 की बात है, तो ये सुनने के बाद आप लोग को हैरानी होगी। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ गौसे आजम के दस्तरखान पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। जनाब इस वक्त मैं लियाकताबाद पर मौजूद हूँ, और ये वो जगह है जहाँ पर गरीब तबके को, मज़दूर तबके को 11 रुपए का खाना खिलाया जाता है, सिर्फ 11 रुपए। जनाब इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि मज़दूर तबका यहाँ पर बैठा है और इनके लिए बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात यहाँ पर मौजूद हैं। 11 रुपए के खाने में इनको गोश्त, सब्ज़ी, दाल, चावल, बिरयानी हर चीज़ दी जाती है, और ये 11 रुपए इसलिए रखे गए हैं कि बंदा खुद आकर ख़रीदे, उसकी अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट हो। और बाकी के जो यहाँ पर ऑनर मौजूद हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर मुझे ये बताएं कि जो GAF है इसका क्या मतलब है? GAF मीन्स है गौसे आज़म फाउंडेशन जी। तो ये एक NGO है, बाकायदा रजिस्टर्ड है और हम काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कितने टाइम आपको हो गया ये GAF को चलाते हुए? तकरीबन जो है ना इस वक्त 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से आप चला रहे हैं जी। आपने इसका 11 रुपये टोकन क्यों रखा है, वजह क्या है? देखिए यहाँ पर मज़दूर तबका और ये लोग ज़्यादा बैठते हैं। 11 रुपये देने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो मजरू ना हो, और ये बाकायदा पैसे देकर ही खाएं। अब वो हमारी सवाबदीद पर है, और कुछ हमारे साथ डोनर हजरात हैं, तो उनके कॉपरेट से हम अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा 11 रुपये का टोकन है जनाब, ये आप देख सकते हैं ये टोकन है जो कि 11 रुपये दे के इनको दिया जाता है। तो 11 रुपये में इनको खाने में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं? मुख्तलिफ आइटम होते हैं, जैसे कि पुलाव वगैरह होता है, बिरयानी होती है, मटन भी होता है, बीफ भी होता है, और दाल चावल होते हैं, कड़ी चावल होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ आइटम होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि तकरीबन एक दिन में कितने लोग यहाँ पर आकर पेट भर कर खाना खा लेते हैं? देखें दोपहर में हमारा 200-250 का सेटअप होता है, और मगरिब के बाद भी हमारा यही सेटअप लगता है, 200-250 अफराद उस वक्त भी खाना खाते हैं। अच्छा सुबह नाश्ते का कोई सीन नहीं होता? नहीं, नाश्ते का कोई ऐसा दोपहर का खाना और रात का खाना? जी। अच्छा ये सिर्फ मर्दों के लिए या ख़वातीन के लिए भी है? ख़वातीन को हम पार्सल देते हैं, क्योंकि यहाँ बिठाना मुनासिब नहीं है, तो ख़वातीन को हम पार्सल देते हैं। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 3 साल लाइक चलते हुए आ रहे हैं,
तो 11 रुपए का जो आप खाना यहाँ पर देते हैं तो इसमें कौन कौन से तबके के लोग आते हैं? इसमें गरीब भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, या और दूसरे भी तबके के लोग इसमें मौजूद होते हैं? देखें, कुछ तो सवाब की नीयत से भी आते हैं और मिडिल क्लास लोग भी आते हैं, अपर क्लास भी आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी खाते हैं। ज़रूरी नहीं है मजदूर तबका हो, और यहाँ पर नशेई लोग भी बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी बैठते हैं। अच्छा, 11 रुपये ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, अब किसी के पास नहीं है तो हम वैसे भी टोकन दे देते हैं उसको। सिर्फ 11 रुपए का टोकन आपको यहाँ से लेना है और इनको खाना दिया जाता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, उसकी मजबूरी है, तो उसको भी ये टोकन दे देंगे, मगर उससे पैसे नहीं लेंगे। ख़वातीन के लिए भी इनके पास इंतजामात मौजूद हैं, मगर ख़वातीन पार्सल लेकर जा सकती हैं। और इस वक्त जनाब हमारे साथ जो GAF के ऑनर हैं, उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि कितने अरसे से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है? तकरीबन कोई 2.5 साल का अरसा हो गया इसका। तकरीबन 2.5 साल। तकरीबन ये आपने जो 11 रुपए का एक फिगर रखा हुआ है कि 11 रुपए में आप खाना खिलाते हैं, तो 11 रुपए रखने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मकसद है? आप 10 रुपए भी रख सकते थे। असल में रखने को 5 रुपये भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि ये जिनके नाम से दस्तरखान मंसूब है, गौस आज़म दस्तरखान, इनकी निस्बत है 11 रुपये। 11 का जो हिस्सा इनकी निस्बत से चलता आ रहा है कि इनकी बर्थडे भी होती है उस दिन, उसको 11वीं शरीफ जिसको हम कहते हैं, उसकी निस्बत से ही 11 रुपये हमने रखे। 24 घंटे में से कितने घंटे दस्तरखान यहाँ पे लगता है? देखिए, जैसे अभी लंच टाइम है, 1 से 2 हमने रखा है, तो क्योंकि हमें जितना टाइम स्पेल कर दिया ना यहाँ पे, लोगों को अंदाज़ा हो गया कि इनका दस्तरखान इतने बजे से इतने बजे तक है, उस हिसाब से जितनी आवाम होती है उतना ही खाना बनता है। 1 बजे फिक्स स्टार्ट करते हैं, 1:45-2 बजे के टाइम पे इसका अख्ताम हो जाता है। फिर मगरिब की अजान के टाइम जो है डिनर स्टार्ट कर देते हैं, तो वो मगरिब से लेके समझ लें आप इशा तक अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। एक दिन में तकरीबन कितने लोग खाना खा लेते हैं? देखिए, दोपहर की जो है ना हमारी तकरीबन 300-350 अफराद की है, और शाम की 250 से 350 के लगभग लोग होते हैं, क्योंकि शाम में कम लोग होते हैं। मज़दूर तबका घर चला जाता है, कुछ लोग बैठे होते हैं यहाँ काम से आते हैं तो खाना खा लेते हैं, कुछ लोग घरों से पार्सल लेने के लिए आते हैं, जो फैमिलीज़ हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो भी आते हैं, तो इसलिए क्वांटिटी कम है क्योंकि आवाम कम होती है यहाँ पर आके। पड़ोसी मुल्क ने जंग में अपनी हार के बारे में बहुत जगह लिखा कि बदरुद्दीन बमबाज अगर तहरीक आज़ादी में ना होते तो शायद पाकिस्तान आज़ाद ना होता। ऐसे शख्स के बच्चे भी कहाँ पीछे रहेंगे? तो आइए मिलते हैं उनके बच्चे से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूँ रुखशान मीर। तहरीक आज़ादी के बहुत से हीरोज़ के आपने नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे गुमनाम हीरो की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ जिनका बेटा आज भी उसी जज्बे को लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हर साल सर्दियों की ठिठुरती रातों में अपने घर से निकलकर गरीबों की मदद करने पहुंच जाता है। नाजरीन, आपने बदरुद्दीन बमबाज का नाम शायद सुन रखा हो। तहरीक आज़ादी में बम बनाकर दुश्मन के मोर्चों पर फेंका करते थे और यही बात इनकी वजह शोहरत बनी। भारतीय रसालों में और भारतीय कॉलम नवीसों ने ये तक लिख दिया कि अगर बदरुद्दीन बमबाज तहरीक आज़ादी का हिस्सा ना होते तो शायद पाकिस्तान आज़ाद ना होता। आज मौजूद हूँ मियाँ एहसान बमबाज के साथ, जो कि गरीबों की मदद करने के लिए हर साल बड़ी जदोजहद करते हैं और सर्दियों की रातों में गर्म कपड़े गरीबों में तकसीम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मियाँ एहसान बमबाज, बदरुद्दीन बमबाज, ये बमबाज कोई ज़ात है या लक़ब आपको दिया गया बम बनाने की वजह से? ये बमबाज बेसिकली ये हमारी फैमिली को सरनेम दिया गया कायद आज़म अला रहमा की तरफ से, क्योंकि मेरे वालिद साहब का पूरा नाम मियाँ बदरुद्दीन बमबाज गोल्ड मेडलिस्ट तहरीक पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाँ पे आप बैठे हैं, ये हमारा कदीमी इलाका इचरा है, जहाँ पे आबाई और जद्दी तौर पे हम पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वालिद साहब ने पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जानों के नजराने पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की इस मुल्क के कौम के लिए। और फिर उन्होंने कायद आज़म अला रहमा के कहने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह देसी साख के बम तैयार किए। आपको पता है उस वक़्त पार्टीशन से पहले लोगों में, हमारे मुसलमानों के पास इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन वो हिंदू और सिख बहुत ज़्यादा जुल्म व जबर करते थे हमारे मुसलमानों के ऊपर। इस हद तक वो करते थे कि आप ये हिसाब लगा लें कि वो हिंदू और सिख हमारी मुसलमान बच्चियों के साथ ज़्यादती भी करते थे, तौबा नाउज़ बिल्ला, और जाते हुए उनके गले भी काट जाते थे और उनको दरियाओं नहरों में फेंक जाते थे, और जाते हुए उनकी मुसलमानों की बस्तियों में बम फेंक कर जाते थे। और अल्लाह पाक ने जब यह निज़ाम सारा देखा तो उन्होंने मुसलमानों में एक मुजाहिद पैदा किया जिसका नाम मियाँ बदरुद्दीन था। उस मुजाहिद ने अल्लाह का नाम लेकर कायद आज़म अला रहमा के कहने पर
देसी साख के बम तैयार किए। देसी साख के बम तैयार करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जब हिंदू मुसलमानों की बस्तियों पर आते थे, आकर बम फेंक कर जाते थे, ज़्यादती करके जाते थे, उसके अकॉर्डिंग मेरे वालिद साहब हिंदुओं की बस्ती में जाकर एक के मुकाबले में 2 बम फेंक कर आते थे। और उस वक़्त वो मुसलमानों की तरफ से एक दहशत की अलामत समझा गया हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए कि हमने अब मुसलमानों की बस्तियों में नहीं जाकर ये जुल्म और जबर करना, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बदर दीन हमारी बस्तियों में, हिंदुओं की और सिखों की बस्तियों में जाकर रात को 2 बम फेंकेगा। तो उस अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद और उस जज्बे को देखते हुए हिंदुओं ने खुद सरेंडर किया और सिखों ने मतलब है कि मुसलमानों की बस्तियों पर जुल्म और जबर ख़त्म किया, कम किया। तो जब पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ तो फिर कायद आज़म अला रहमान ने मेरे वालिद साहब से खुश होकर उनकी मेहनतों को सराहते हुए उनको बमबाज का लक़ब दिया। बदरुद्दीन बमबाज को दर्जनों अवार्ड्स भी दिए गए और तहरीक आज़ादी का मेडल भी दिया गया। क्या वो एक सियासी कारकुन भी थे? अल्हम्दुलिल्लाह 197 में उन्होंने तहरीक आज़ादी के बाद उन्होंने इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंटेस्ट किया था भुट्टो के दौर में, और मतलब मेन 3 पार्टियों में उन्होंने, उनका माशाल्लाह नाम आता था और उन्होंने गरीबों मस्कीनों के लिए आवाज़ सबसे पहले पाकिस्तान में उठाई अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स बेस पे। आप सियासी कारकुन नहीं बने और आपने वेलफेयर का रास्ता अपनाया, लोगों में पैसे तकसीम करना, गरीबों को दावतें खिलाना और सर्दियों में बिलखुसूस गर्म कपड़े तकसीम करना। ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? जैसे कि आपको पता है कि हमारा घराना बहुत ज़्यादा फलाही काम में डे फर्स्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मसरूफ़ है इस कार खैर में। वो जब आपको पता है कि इचरा में वाघा के से रस्ते जब पार्टीशन के बाद महाजरीन जब आते थे, हमारा लाहौर की तरफ पड़ाव करते थे, रास्ते में सुबह निकलते थे, रास्ते में हमारे इचरे आते आते उनको शाम हो जाती थी। तो ये जो हमारा आबाई इलाके यहाँ पे हवेली थी अल्हम्दुलिल्लाह सारी, तो यहाँ पे हमने स्पेस बनाई हुई थी, मेहमान खाने बनाए हुए थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द, बच्चे, जवान औरतें, वाले साहब उनके लिए फिर रिहाइश का बंदोबस्त करते थे, गर्म बिस्तरे। और वालदाएँ मेरी होती थी माशाल्लाह, 2 वालदा थी अल्लाह जन्नत नसीब करे, और मेरी दादियाँ और मतलब और ख़ानदान के बुज़ुर्ग जो थे वो माशाल्लाह 7, 8, 10 चूल्हे लगा लेते होते थे। और जो महाजरीन आते थे उनके लिए माशाल्लाह मनों के हिसाब से रोटियाँ पका के, पतली दाल होती थी, उस टाइम को गोश्त का कॉन्सेप्ट नहीं था, इतने वसाइल भी नहीं थे, तो पतली दाल के साथ जो है ना, तो साग के साथ रोटियाँ उनको रात को खिलाती थी और रहने का बंदोबस्त उनका करके देती थी। अच्छा मियाँ साहब, ये आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्या कोई इस हवाले से किसी NGO के साथ आपका इश्तराक है या अपनी कमाई में से आप ये सब कुछ करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है मेरे ऊपर कि अल्लाह पाक ने मेरी रिज़्क़ हलाल की कमाई में इतनी बरकत अता फरमाई हुई है कि कोई इंसान अगर कोई 10,000 20,000 रुपये का कुछ सामान लेके आता है बाज़ार से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़े पैसों में अल्हम्दुलिल्लाह वो सामान ले आता हूँ, क्योंकि जब किसी अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को अपने नेक बंदों के साथ ही मिलवाता है। तो जब हम जाके किसी को बताते हैं कि हमने अल्लाह की राह पे गरीब मुस्तहिक लोगों की खिदमत के लिए करना है, एक तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुनाफा नहीं लेता और कोशिश करते हैं कि जो है ना कम से कम प्रॉफिट पे हमें वो चीज़ दे दे, तो जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इज़्ज़त बन जाती है। करने वाली ज़ात वो बाप पाक परवरदिगार की है, तो बस ऐसे ही हमारा नाम बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हम बहन भाई अपने माशाल्लाह रिज़्क़ हलाल में से करते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे पास यहाँ पर जैकेट्स मौजूद हैं, हमारे पास जूते मौजूद हैं, गर्म सॉक्स यानी जराबे मौजूद हैं। बाहर निकलते हैं और मियाँ एहसान साहब के साथ ही ये डिलीवर करते हैं लोगों में और देखते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। तो आइए साथ चलिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के फिरोजपुर रोड पर पहुँच चुके हैं और वो लोग जिनके पास रहने को छत नहीं है, पहनने को गर्म कपड़ा नहीं है, उनमें ये गर्म कपड़े, जूते और बाकी जो गर्म अशियाँ हैं जो वो पहन सकते हैं वो उनमें तकसीम करेंगे और इस छोटी सी नेकी के बाद उनके चेहरों पर क्या खुशी आती है वो आपको दिखाएंगे। सर्दी पड़ी है, दिसंबर का महीना है, जैकेट नहीं पहनी हुई, स्वेटर कोट नहीं पहना हुआ है ही नहीं है। अच्छा, तो सर्दी लगती है तो क्या करते हो? चादर ले लेते हो? ये चादर ले लेते हैं। और चप्पल पहनी हुई है, शूज़ नहीं? तो आज दोनों चीज़ें आपको दिलवाते हैं इंशाल्लाह, गर्म जैकेट भी और जूते भी। आप देखें ना, इसके पास भाई के पास ये चप्पल नहीं है बेचारा, वो हम तो पहन रहे हैं, घरों में रहते हैं, ये इन्होंने पूरी रात फुटपाथ पे सोना है, चप्पल नहीं है, सॉक्स नहीं है। अब इनको ये माशाल्लाह ये जोड़ा देंगे शूज़ का, इनको 2 सॉक्स दे, इनको 2 सॉक्स दे देंगे।
2 सॉक्स दे देंगे, इनको गर्म जैकेट दे दी है अल्लाह पाक, इनके ये लें जी, ये 2 सॉक्स। अब जितने भी हैं हम चूज़ करेंगे, जिन्होंने पहनी हुई है उनको नहीं दे रहे, जिनके पास नहीं है हम उनको तकसीम। बहुत ज़रूरी है, दिसंबर जनवरी कैसे गुजरेगा जैकेट के बगैर, बहुत ज़रूरी। अब ये दूसरे भाई हैं, अब देखें उनके पास भी, जिनको इधर आए ये देखें, ये हमें देख के काबिल बर्दाश्त है हमारे लिए। तो ये चीज़ें हमें रात को सोने नहीं देती, तकलीफ़ देती हैं कि हम गर्म बिस्तरों में सोए हुए हैं और लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में करोड़ों अरबोपति खरबोपति लोग हैं, वो अपने महलों में सो रहे हैं, लेकिन इन गरीबों का कोई एहसास नहीं। मेरा ये तकसीम करने का मैसेज यही है उन लोगों को कि खुदारा अपने रिज़्क़ हलाल में से, अपनी मेहनत की कमाई में से इन गरीबों का ज़रूर ख्याल करें, आपका दुनिया में भी अजर मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। बोल के पाकिस्तान का सफर अभी जारी है, लेकिन यहाँ पे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। बस यूं गई और यूं आई। कीप वॉचिंग बोल का पाकिस्तान। वेलकम बैक टू बोल का पाकिस्तान। ब्रेक से पहले आप लोगों को दिखाया था कुछ शान पाकिस्तान, लेकिन अब दिखाने का वक्त आ गया कुछ अनोखा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, अनोखा पाकिस्तान। ओह सॉरी, सेल्फीज का क्रेज किसको नहीं होता आजकल, मुझे तो बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से हर किसी को होता है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि एक ऐसा शख्स है जिसने उसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10,000 सेल्फीज का रिकॉर्ड बनाया है, तो आप लोग सोचेंगे कि हैं ये कैसे हो सकता है। तो आइए आप लोग को मिलवाती हूँ मोहम्मद आमिर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सेल्फी मास्टर, जिन्होंने पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा तस्वीर बना के रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कोई सेलिब्रिटीज़ इनकी तस्वीर से बच नहीं सकती, इनके कैमरे से बच नहीं सकती। ये मोबाइल उठाते हैं, कैमरा उठाते हैं, बाजार में निकल जाते हैं। सियासतदान हो, सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, एनालिस्ट हो, कैनलिस्ट हो, इनके वार से बच नहीं सकता। आइए इनसे जानते हैं कि 10,000 तस्वीर इन्होंने कैसे बनाई और कोई बंदा ऐसा नहीं जिनकी तस्वीर इनके साथ नहीं है। सेल्फी आपको पता ही है, ये जुनून था इसलिए बना लेता हूँ। ये शौक से बनती है, वैसे नहीं बनती है। शौक से बनती है, मोबाइल से भी बनती है। नहीं, मोबाइल से बनती है लेकिन शौक होता है, टैलेंट होता है। तो बात ये है कि टैलेंट था इसलिए बन गई थी। आजकल हमने देखा है कोई सेलिब्रिटी होती है, बड़ी मुश्किल होती है उसके साथ सेल्फी लेने के लिए। आपने 10,000 सेल्फीज कैसे ले ली, कैसे तस्वीर बना ली आपने? सर ये कोई मेरी 5-6 साल की मेहनत है, 5-6 साल की मेहनत के बाद बनी है। जब आपने पहली तस्वीर ली थी तो क्या तरले करने पड़े थे, क्या मिन्नतें ठुड्डे वगैरह तो नहीं पे थानू? जब मैंने तस्वीर ली थी ना, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब के साथ ली थी, तो उसकी छोटी ने पकड़ भी लिया था। तो जो सीएम थे उस टाइम, सीएम के पास जाना आपको पता बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कि मेरे में टैलेंट था। जब वो रोला पड़ा सिक्योरिटी तो सीएम और मानुल्लाह साहब खड़े हुए थे, अब माशाल्लाह वो उनका नाम था एक दुनिया में। वो थे, उन्होंने कहा बच्चा कौन है। जब वो देखा तो शहबाज शरीफ साहब ने इशारा किया कि आने दो इसको, हमारा कारकुन है। उन्होंने मैं जिस पार्टी में भी जाता असल में बताऊँ, वो समझते हैं हमारा कारकुन आ गया। मैं पीटीआई में चले जाऊँ तो उधर पीटीआई नारे तो नहीं लाउन लापन क्योंकि सेल्फी बनानी होती है ना, नारे तो ला लेते हैं कि सर पीटीआई चले गए तो उधर तक बन गया, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन में मिले हैं, खान साहब को मिले हुए हैं, तरला करके या जिस तरह भी। अगर नून लीग के चले गए तो वहाँ पे मिले हुए हैं, जहाँ पे चले गए उनकी पार्टी का हो गया, तो ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं। तो ये है कि इसमें तरला भी करना पड़ता है, दोस्तों को फ़ोन करना पड़ता है। कईयों को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं क्यों ये टिकटिकी लगा रहा है, क्योंकि इवेंट पूछना पड़ता है ना कि यार भाई इवेंट कहाँ पे है। तो बड़ी मुश्किल भी होती है, मुझे फील भी होता है, वो मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन जब सेल्फी बन जाती है मैं खुश हो जाता हूँ। यहाँ पे कि मुझे इधर से शेहूपुर या फैसलाबाद भी जाना पड़े तो मैं अपनी बाइक पे जाता हूँ सेल्फी बनाने। पर पता होता है कि इलेक्शन है या उधर सेल्फी मेरी हो जानी। MP वगैरह MNA है, वो यही समझते हैं कि हमारी पार्टी का बहुत बड़ा कारकुन है, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं सारी पार्टियों के साथ मैं सिर्फ मेरा सेल्फी के मीसना बनया हुआ है। मीसना बन के सेल्फियाँ बना लेना बस। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब इमरान खान साहब से आपने सेल्फी ली थी, आपने तस्वीर ली थी, तो कितना आपको वेट करना पड़ा था और कैसे ली थी? तो इमरान खान साहब के साथ तो बड़ी दफ़ा क्या नहीं बनी थी, एक दफ़ा ऐसा चांस बना के मेरी बन गई, लेकिन उसकी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया खान साहब की ना। खान साहब का एटीट्यूड आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा, वो किसी से सलाम भी नहीं रहते। लेकिन यह कि मैंने उस दिन दुआएं मांगी अल्लाह ताला से, कहा कि आज मुझे सेल्फी हो जाए, क्योंकि मेरा एक जुनून था कि सेल्फी बनेगी तो मैं जब फेसबुक पे लगाऊंगा तो मेरे दोस्त देखेंगे। मेरा असल में ये माइंड होता है।
तो आम सेल्फी लगाऊं तो मुझे लाइक नहीं आते थे। जब मैंने सियासतदान के साथ लगाई तो 1000 लाइक 500 लाइक ऐसे आते थे। तो जब मैं खान साहब के साथ मैंने बनाने गया भाग के, मुझे नहीं पता था, उसकी सिक्योरिटी ने पकड़ा, 1-2 लगा भी दी। लेकिन जब रोला पड़ा ना तो खान साहब का एक पीए था ओन चौधरी साहब, वो देख रहे थे। ओन चौधरी ने कहा ये क्या मामला, उसने कहा ये सेल्फी बनाने के चक्कर में। ओन चौधरी ने फिर उनका कि इसको आने दे। खान साहब को कान में कहा कि वो बच्चा कोई आपका फ़ैन है। उनको यही पता था कि मैं कारकुन हूँ। तो खान साहब ने कहा अच्छा मैं बनवा लूँगा। आपने खान साहब से तस्वीर ली बड़े तरले मिनतों के साथ। जब खान साहब ने अगले दिन ही आपकी तस्वीर मरियम नवाज के साथ देखी होगी तो खान साहब ने कहा इन्होंने लागे ना लगन दे होगे। तो हाँ वो देखी तो होगी, लेकिन उस टाइम खान साहब के साथ 3-4 मेरी मुलाकातें हैं, 3-4 दफ़ा हुई। फिर उसकी सिक्योरिटी उस दिन के बाद मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जानने शुरू हो गई कि ये तो खान साहब ने मरियम के साथ कैसे तस्वीर ली? मैडम के साथ बड़े यानी कि शारी के साथ ली थी। माल्टोन आई थी मैडम, तो उसकी सिक्योरिटी तो पास नहीं जाने देती। मैंने उनकी सिक्योरिटी वालों को भी थोड़ा धोखा दे के नीचे से जाके, तो जब उनके पास पहुंच जाए ना ऐसे लोगों के पास, तो उनको पता था ये कारकुन है, वो बनाने देते हैं। और बिलावल के साथ है कोई आपकी पिक्चर? बिलावल साहब के साथ बहुत हैं, वो तो है भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरी कोई 7-8 है उनके साथ। मैंने कब बुरा कहा? नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरी 5-6 उनके साथ हैं। 10,000 बंदों में कोई ऐसा बंदा है कि आपका ये हो कि यार मैंने इसके साथ सेल्फी लेनी है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है? मैं असल में मैं थोड़ा नून लीग को सपोर्ट करता था, तो मेरी थी नवाज शरीफ साहब के साथ थी। उन हवाइश थी, मरियम नवाज साहबा के साथ थी, हमजा साहब हैं, ये सारे मैं असल में नून लीग का था। लेकिन उसके बाद मैं फिर सारी पार्टियों में चले गया, लेकिन ज़्यादा मैडम के साथ ही जो मेरी हो गई है। अच्छा आमिर साहब मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह इतनी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, मेरा भी दिल करता है यार मैं भी सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर्स बनाऊँ, मेरे साथ बनाता ही कोई नहीं है। मुझे बताएं कि क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग कैसे है, क्या मुझे क्या आप सजेस्ट करेंगे? सर आपको ना मेरे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि 1 हफ्ता मेरे से ट्रेनिंग ले, आपको अंदाज़ा मैं बताऊँगा कैसे जाते हैं। ट्रेनिंग में क्या क्या होगा? ट्रेनिंग में आपको बता दूंगा कि कैसे उनके पास जाना है। तो इवेंट हो रहा है तो आपने कहाँ खड़ा होना है। तो ये 1 हफ्ता मेरे घर आएँ, बाहर बेल बारें, तो मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं तो सेल्फी बनाने गया आऊँगा। लेकिन यह कि मैं कोशिश करूँगा आपको ट्रेनिंग देने की। तो ऐसे सेल्फी बनेगी, लाड़ी अड्डे चले जाएँ आप, तो उधर बस जो वो बस पे बैठना तो चले ना, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी जो मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, इससे मुझे सब्र आएगा, मुझे इंतज़ार करने के गुर आएंगे। गुर आएंगे। और एक सेल्फी पहले आप मेरे से बनाए ना, उसके बाद जो सा है आपको आगे बताऊंगा कि कैसे सेल्फी बनानी है। आज मैं आपको एक ऐसी आर्टिस्ट से मिलवाती हूँ जो इंसानियत की खिदमत और कैंसर के पेशेंट के होठों पे मुस्कुराहट लाने के लिए काम कर रही हैं। अब वो क्या आर्ट कर रही हैं, आइए उनसे मिलते हैं। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ सारा वज़ीर मेहंदी आर्टिस्ट मौजूद हैं और इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, और ये भी जानते हैं कि ये आइडिया कैंसर पेशेंट बच्चों का कि उनके सर पे इस तरह से मेहंदी से क्राउन बनाने का, ये आइडिया इनके पास कहाँ से आया। सारा अपने बारे में सबसे पहले बताइए कि कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई। मेहंदी आर्टिस्ट को यहाँ पर बहुत डिफरेंट वे में लिया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाया है मार्केट में, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली मेहंदी लगाना तो मैं बचपन से लगाती हूँ। मैं अपनी अम्मी को देखती थी और वो टिपिकल स्टाइल में वो टूथपिक से बोल में डिप करके वो मेहंदी लगाती थी ब्राइड्स को। उनको कोई ऑलमोस्ट 24 आवर्स लग जाते थे पूरे हाथ मेहंदी से लगाने में। उनको देख देख के मुझे शौक़ चढ़ा और इस तरह मैंने मेहंदी लगाना शुरू करी। आई थिंक मैं जब 11 साल की थी तब मैंने उनके साथ पहली ब्राइड को मेहंदी लगाई थी, और बस आप समझे तब से ये मेरी जर्नी शुरू हो गई। एंड इवन दो ऑब्वियसली मेरे स्कूलिंग अलग थी, मेरे यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट डिग्री भी अलग है, बट मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो थ्रू आउट हांगकॉन्ग में, यूके में, पाकिस्तान में, यूएई में, थ्रू आउट मेहंदी से जो है ना वो उसने मुझे थोड़ा ग्राउंडेड रखा है। क्योंकि मैं जब मेहंदी लगाती थी मुझे याद आता था कि मैं अपना कल्चर शेयर कर रही हूँ किसी के साथ। सो आई स्टार्टेड विद टैटूज़ एक्चुअली। तो टैटूज़ मैं लगाती थी बच्चों पे, बड़ों पे, मेन, वुमेन, चाइनीज़, फॉरेनर्स, कभी मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ से आए हैं। ये आइडिया कैसा है कि कैंसर पेशेंट्स बच्चों को इस तरह से क्राउन बना के उनको एक तरह से एक मोटिवेशन देना कि लाइफ है, अभी लाइफ में बहुत सारी रंगीनी है, खुशियाँ हैं, तो वो इस तरह से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्चुअली आई विश कि मैं कहती ये आइडिया मेरा खुद का था, लेकिन ये आइडिया मेरा खुद का नहीं था। एक टोरंटो में एक ऑर्गेनाइजेशन है हेना हील्स के नाम से। एक्चुअली अब वो ऑर्गेनाइजेशन इज़ नो मोर, दे क्लोज्ड अराउंड 4 years ago, बट उन्होंने एक ग्लोबल कंपटीशन किया था हैना क्राउन्स का, जिसमें आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कुड सबमिट देयर डिज़ाइंस। तो मैं उनमें से एक थी। मैंने अपना डिज़ाइन शेयर किया उनके साथ और मैंने सबमिट किया। वो डिज़ाइन वन द ग्रैंड प्राइज़
और फिर वो डिज़ाइन उन्होंने एक एलोपेशिया पेशेंट के सर पे वो हैना क्राउन बनाया। उसको देख के मुझे मोटिवेशन आया कि यार ये भी हो सकता है, यू नो लाइक ऐसी चीज़ तो हम तो हाथों से आगे ही बात नहीं करते। ऑलरेडी हांगकांग में मैं लोगों की पूरी बॉडीज़ पे जब बनाती थी तो वो भी हमारे, जब मैं कभी फेसबुक पे डाल दिया है कुछ, इवन मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स बहुत उसको बैश करते थे कि यू नो आप ये क्या कर रही हो, ये सही नहीं है, आप क्यों लोगों के बॉडीज़ पे बना रहे हो, ये तो मेहंदी तो हाथ पे लगाने की होती है। तो टू थिंक कि आप किसी के सर पे मेहंदी लगा सकते हो, ये बहुत ही ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट किसी देसी से तो आया नहीं है क्योंकि हम वो उस तरीके से सोच ही नहीं सकते, राइट। हमारी वो एक तरह की थिंकिंग है। तो जब उन्होंने ये किया और मैंने देखा कि इसमें कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, जिन पेशेंट्स के साथ उन्होंने ये कैंपेन रन किया था, उनके नॉट ओनली उन्होंने उनके सरों पे मेहंदी लगाई बट उन्होंने उनको तैयार किया, उनके साथ पूरा फ़ोटोशूट किया और उनको कोई बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरीज़ उनके हाथ में दी, जो उस पूरी उनकी जर्नी में उनको ऐसा कभी एक्सपीरियंस मिला नहीं था। अब उसको देख के मुझे यही एक्साइटमेंट हुआ, ये थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि यही चीज़ मुझे कराची में आके करनी चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स हांगकांग में ये थोड़ा मुश्किल था बिकॉज वहाँ पे वो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो आई थॉट कि पहले मैं कराची में करूँगी फिर हांगकांग में करूँगी। तो मैंने चिल्ड्रंस कैंसर फाउंडेशन को अप्रोच किया था और उनका ईद का फंक्शन था। तो मैंने उनसे कहा कि यू नो मैं आके मेहंदी लगाना चाहती हूँ बट नॉर्मल मेहंदी नहीं, लाइक डिफरेंट तरीके की। तो उनको मैंने पिक्चर शेयर करी इस कैंपेन की जो हमने किया था और वो काफ़ी एक्साइटेड थे, उनको लगा काफ़ी यूनिक चीज़ है। उन्होंने कहा हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप आके ट्राई कर लें, अगर बच्चे खुद राज़ी हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, व्हाई नॉट। तो मैं वहाँ गई और 90% ऑफ बच्चे बिल्कुल राज़ी नहीं थे बिकॉज उनको वो नहीं समझ ही नहीं आया। तो एक बच्ची थी सिर्फ, मरियम नाम है उसका, और उसने एक्चुअली वो उर्दू भी नहीं बोलती थी। उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं आप लगा दो, आप इसको लगा दो। तो उसको मैंने लगाया और वो आई थिंक मेरी लाइफ का अब तक का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। जब मैं उसको लगा रही थी तो एक तो मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी तरह से इसको हर्ट ना पहुंचाऊं, इसको हर्ट ना हो, क्योंकि जब हम सर पे लगाते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है हाथों पे लगाने के। अच्छा मैं उसको मेहंदी तो लगा रही थी उसके सर पे और मैंने बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन उसके लिए बनाया था क्योंकि मुझे वहाँ मैं ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ। तो वो हार्डली 10 मिनट्स का था, एक फ्लावर था और फिर मेरे पास कुछ ग्लिटर्स थे। तो मैंने उसको बोला कि यू नो आप चूज़ करो कि आपको कौन सा ग्लिटर चाहिए। तो क्योंकि ईद का माहौल था तो उसने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई थी, तो उसने अपने ड्रेस के कलर्स का ग्लिटर पिक किया, वो हमने उसके सर पे लगाया। अच्छा और अब तक उसने देखा नहीं था कि हो क्या रहा है। तो जब फाइनली उसको मिरर के सामने ले गए, वो बच्ची इतनी खुश थी और लिटरली वो उसको आई थिंक उसको यकीन नहीं आ रहा था कि यू नो वो उसके सर पे इतना खूबसूरत सा जैसे क्राउन बना हुआ है और वो भी स्पार्कल कर रहा है ग्लिटर के साथ। अनोखा तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन इंतजार कर रहे होंगे आप लोग थर्ड सेगमेंट का। बस यहाँ पे लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग वर्ल्ड का पाकिस्तान। वेलकम टू पोल का पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं आपके और मेरे फेवरेट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जायकाए पाकिस्तान। जायकों की बात हो और लाहौर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आपको टेस्ट करवाने वाली हूँ लाहौर की मशहूर हलवा पूरी जो 80 साल से हम सबके दिलों पे राज करी है। आइए चल के खाते हैं। नाज़रीन आज का नाश्ता मैं आपको एक ऐसी जगह पे कराने लेकर आई हूँ जहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले शायद मुसलमान और हिंदू जो हैं इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया करते थे। ये दुकान इंतहाई पुरानी है और यहाँ पर हलवा पूड़ी का जो लुत्फ उठाते हैं कस्टमर वो भी बहुत ही पुराने हैं। पाकिस्तान इंडिया की सेपरेशन के बाद ये दुकान को बाकायदा तौर पर बनाया गया और बोर्ड वगैरह लगाया गया। उससे पहले ये बिल्कुल सादी दुकान थी जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे बैठकर नाश्ता किया करते थे और इनकी जो पूड़ियाँ हैं उनकी धूम पूरे लाहौर में है और लोग बहुत शौक से खाते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार इनकी जो पुड़ियों की ख़ास बात है वो क्या है और किस तरह से बनाई जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आरिफ स्वीट्स कॉर्नर है ये, और ये आपको अंदरूनी शहर में ही मिलेगा। और इसकी जो हलवा है, चने हैं, भुजिया किस तरह से बनाई जाती है और लोग क्यों पसंद करते हैं, ये इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सर्दियों के सुबह सुबह जो है ठंडी ठंडी हवाओं के साथ यहाँ पे आए हुए कस्टमर से जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के नाश्ते में क्या मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मैं तो अपने बचपन से ही आ रहा हूँ यहाँ पे। क्या खास बात है यहाँ की? क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही। क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी में मुझे बताएंगे कि रंग बिरंगे चने भी पड़े हुए हैं, लाल रंग के शायद। जी जी। तो बाहर जो है वो सिर्फ भुजिया मिलती है दूसरे वाली, तो इसमें क्या टेस्ट है? इसका टेस्ट डिफरेंट है। लाइक अगर ये चने भी साथ दे रहे हैं और आलू वाला भी दे रहे हैं कि स्पाइस जो आलू वाली चीज़ है वो एक स्पाइसी चीज़ है। चने लग गए यानी कि हर लिहाज से उन्होंने अलग अलग रखा हुआ, जिसका जो टेस्ट है उसके मुताबिक खाता है इनसे आगे। ये हम तो अपने बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं। सर मुझे ये बताएंगे कि बचपन में क्या रेट थे और अब क्या रेट है? छोटे होते तो 3 रुपये 5 रुपये से स्टार्ट हुआ था। अभी मैं 30 रुपये की कर दी है पूड़ी। और जो वो जो टिक्की होती है इनकी, जिसको आम लोगों मुँह कचौरी कहते हैं, ये लोग टिक्की कहते हैं क्योंकि बड़ी होती है साइज़ में, वो ज़रा 100 प्लस है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लेने आए आज? नाश्ता लेने। नाश्ता किस चीज़ का, कचौरी या पूड़ियाँ? यहाँ की ना वो जो कुछ कीमे वाली टिक्की है ना वही अच्छी है और वो बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ना तो ऑयल शो होता है। हम अगर तोड़ के उसको खाते हैं तो कहीं और से लेंगे तो उसमें ऑयल ज़्यादा हो, इनका ऑयल नहीं होता। एक बात। दूसरा, इनके जो चने हैं वो भी अच्छे हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि बाहर वाली साइडों पे 150-60 की मिलती है, यहाँ से 120 की मिलती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसा है हलवा पूड़ी? बहुत टेस्टी है कि दूर शहर की सौगात है। हम लोग बचपन से खा रहे हैं, 35 साल हो गए यहाँ पे आते हैं। कभी कोई नुकसानदेह ऐसे वैसे चीज़ नहीं है, भाड़ापन महसूस होता है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। खालत सारा ताज़ा, ये सारा मैदा वगैरह हर चीज़ें, घी हर चीज़ ये ताज़ा कम करते हैं। इसलिए पुरानी दुकान है कि माशा रौनक लगी हुई। आप देखें बड़ा यहाँ पे शहर की ये सौगात है एक चीज़ या शहर की। टेस्ट है इसका डिफरेंट है। हमें 35 साल हो गए यहाँ पे आते खाते हैं माशाल्लाह। कभी कोई ऐसा भाड़ा पानी महसूस हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि माशाल्लाह शौक से हम लोग संडे के संडे ये नाश्ता आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। प्राइसेस के हिसाब से महंगा है या सस्ता है? बहुत सस्ता है, बाहर की साइडों पे से बहुत मुनासिब रेट में यहाँ पे। जनाज़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ स्वीट्स के ऑनर, जो कि मेरे कानों में आवाज़ें भी आ रही हैं। रश इस कदर है कि आरिफ अंकल पहले हमारी पूड़ियाँ पैक कर दें। तो आरिफ साहब मुझे ये बताएं कि आपके पास जो इतना मज़ेदार नाश्ता है ये आपने कब से संभाला हुआ है इस दुकान को? ये 100 साल पुरानी दुकान है। हाँ। तो आप कब से इस चीज़ को टेक केयर करते हैं? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से पहले मेरे वालिद साहब का। सही। अच्छा, कहा जाता है कि पुड़ियाँ जो है सिर्फ घी में बनाई जाती है, मगर आपकी पुड़ियों में घी की क्वांटिटी कम है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, इसी वजह से तो ये इतने लोग हैं। तो क्या करते हैं ऐसा कि पूड़ी के अंदर घी नहीं रहता? यही कमाल है। सही। आप मुझे ये बताएंगे कि एक ये चने पड़े हुए मेरे पास लाल रंग के और एक यहाँ पर चने पड़े हैं दूसरे वाले जो बाजार में अक्सर चने हैं, ये आलू की भाजी है। आलू की भाजी। और ये टोटल सामान मिलाकर आप पूड़ी कितने की दे देते हैं? 30। हलवा पूरी को देख के आप लोग का दिल कर रहा होगा कि सुबह नाश्ते में हलवा पूरी बनाएं और हलवा पूरी का नाश्ता करें। तो चलिए आप लोग तैयारी करें, मैं बस एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। बस यूं गई अरे यूं आई। स्टे ट्यून टू बोल का पाकिस्तान। वेलकम बैक टू बोल का पाकिस्तान। अब मैं आप लोग को टेस्ट करवाऊंगी ट्रेडिशनल डिश। अब आप लोग सोचेंगे कि कौन सी ट्रेडिशनल डिश है। मैं आपको टेस्ट करवाऊंगी मजेदार बंगाली समोसे। मैंने तो कभी नहीं खाए, आप लोगों ने खाए? तो आइए चलकर टेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन लाहौरी ख्वाबों के बेहद शौकीन है, लेकिन जब बात आए समोसों की और मौसम भी सुहाना हो तो हर एक के मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं आपको स्पेशली बांग्लादेश के समोसों के ठेले पर लाई हूँ। यहाँ पर 40 साल से बांग्लादेश से आने वाले लोगों ने अपनी रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लाहौर में बांग्लादेशी समोसों को किस हद तक पसंद किया जा रहा है और इसका जायका कैसा है। तो आइए चलिए हमारे साथ। कहाँ से आए हो समोसे खाने के लिए? मैं वर्कशॉप से, वाल्टन वर्कशॉप से।
क्या कहोगे इनके समोसों के बारे में? इनके समोसे बहुत अच्छे होते हैं। मैं इधर ही अक्सर ब्रेक मेरी इधर ही लगती है। मैं स्विंग गैस में काम करता हूँ, तो बस मैं इधर से खा के जाता हूँ। तो अभी क्या खाया है, समोसे या रोल? समोसे भी खाए हैं, टिक्की भी खाई है, बहुत मज़ा आया है। ये मैं तकरीबन कोई 14-15 साल से खा रहा हूँ, जब अच्छा। से मैं छोटा था। और माशाल्लाह बहुत इनका टेस्ट है, बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं इनके पास खाने के लिए। और माशाल्लाह 2 तरह के ये समोसे बनाते हैं, कीमे वाले भी बनाते हैं और सब्ज़ी वाले भी बनवाते हैं। तो ये बहुत टेस्टी हैं, बहुत दूर से आवाम आती है, बहुत लाइक करती है इसको। क्या कहेंगे, परदेश से आके पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोगों ने अपनी रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाई है, कितना प्यार मिल रहा है इन्हें लाहौर में? लाहौर में तो आपको पता है हर बंदे को ही प्यार मिलता है, और ये 20-22 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। तो ये खैर अब परदेसी तो है नहीं, ये 22-25 साल से इधर ही हैं, तो यहाँ के ये लोकल ही शुमार किए जाते हैं। सही। आपको इनके कौन से समोसे पसंद हैं? मुझे इनके कीमे वाले बहुत पसंद हैं, वो बहुत मज़ेदार होते हैं, और इनकी चटनी जो है वो बहुत स्पेशल होती है यहाँ की। सही। और सबसे यूनिक बात यह है कि इनका समोसे का साइज एक तो बहुत नॉर्मल होता है, छोटा होता है, जो कि आप 1 बाइट में या 2 बाइट में इजीली खा सकते हैं। इजीली खा सकते हैं, बिल्कुल इजीली खा सकते हैं, लेकिन ये अपनी रेसिपी किसी के साथ शेयर नहीं करते, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। सर मुझे ये बताएं कि आप लोग कब से बांग्लादेश से हिजरत करके पाकिस्तान आए हुए हैं? ये जब से बांग्लादेश और पाकिस्तान अलहदा हुआ, उससे पहले के यहीं पर ही। उससे पहले के यहीं पे। और ये कब से सेटअप लगाया हुआ है आपने? इसको हो गया 35-40 साल हो गए। सही है। तो ये टोटल बांग्लादेश की रेसिपी है? नहीं, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की रेसिपी है? हाँ, बांग्लादेश की नहीं है ये। तो फिर इसे बंगाली समोसे क्यों कहते हैं सारे? वो बंगाली बनाते हैं ना। अच्छा। नाम बंगाली पड़ गया इसका, रेसिपी पाकिस्तान की है। रेसिपी के बारे में क्या कहेंगे, आपकी रेसिपी कैसी है? लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इसे। ये बंगाली मसाला जाता है सारा इसमें, बांग्लादेश का, जो पाकिस्तान में नहीं मिलता। चटनी में और रोल में और समोसों में ये बंगाली रेसिपी इस्तेमाल हो रही है, इसलिए ये मशहूर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे दर्जन के हिसाब से समोसे मिल रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? ये अब अवाम ही लेके जाती है दर्जन के हिसाब से। हमारे पास तो फी पीस जो है ना वो 15 रुपए का एक है। अच्छा। दर्जन ले लो, 50 ले लो, जितने मर्जी ले जाते दुनिया। क्या रेट है? रेट 15 रुपए का एक है, 180 रुपए दर्जन है। सही। अच्छा खैर सर, ख़ास तौर पे अगर आपकी चटनी की बात की जाए तो लोग आपकी चटनी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि इस चटनी की रेसिपी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा कि किन चीज़ों से चटनी आपकी तैयार की जा रही है कि लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं? खास टमाटर से बनती है ये। अच्छा। टमाटर, पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया, सही। उससे ये बनती। बाकी दूसरा मसाला जो है ना वो घर में तैयार करते हैं। अच्छा, समोसों के अलावा क्या क्या आप बना रहे हैं इस ठेले पर? टिक्की है, बर्गर है, सूप है। ये सारी जो रेसिपीज हैं इनमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश का टच है? हाँ बिल्कुल है, मसाला जात में बांग्लादेश का टच है, क्योंकि बंगाली बनाते हैं ना, उनको पता ज़्यादा है। सही। वही सारा कुछ तैयार करते हैं। इस वक्त हमारे सामने गरम गरम बंगाली समोसे तैयार हो रहे हैं, देखकर मेरे मुंह में शदीद किस्म का पानी आ रहा है। इस वक्त जो समोसे तैयार कर रहे हैं इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कमाल है। कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? ये 30 साल हो गए हम इधर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सही। मुझे बताएं कि कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारा 18-20 बंदा होता है सीजन में, तो बाकी गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है। सही। यानी सर्दियों में काम ज़्यादा तेज़ हो जाता है? सर्दियों में काम ज़्यादा और रमज़ान में ज़्यादा होता है इंशाल्लाह। सही। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि आप डेली बेस पर कितने समोसे बनाकर बेचते हैं? ये तो हमने कभी हिसाब नहीं लगाया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही चले जाता है। हाँ। तो डेली बेस पर तैयारी होती है? हाँ, डेली तैयार होती है। सुबह तैयार होता है 3 बजे, हम इधर आता है रात को 12 बजे तक। तो अच्छा, रेसिपी के बारे में बताइएगा। बंगाली समोसे लाहौर में और लाहौरी भी खूब खुश होके खा रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह, बहुत दूर दूर से लोग आता है। ये नेट पे भी दिया हुआ है हमने। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, लोग चारों तरफ से आता है। लाहौरियों से कितना प्यार मिल रहा है? लाहौर में से हमें तो हमारा दिल है लाहौर में बहुत अच्छा लगता है। लाहौर में हमारा हर चीज़ अच्छा लगा। बोलते हैं हम कराची में था, लेकिन लाहौर में जैसे अच्छा मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलता है। बहुत अच्छा है लाहौरी, हमें प्यार मिलता है। अच्छा, रेसिपी के बारे में बताइए कि आपकी रेसिपी जो है वो बंगाली है टोटली? है, बंगाली है। हमारा आइटम जो है ना वो किसी का बस नहीं है, क्योंकि ये मसाला किसी को हम ना बताता है ना हम किसी को देता है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा हाथ में अल्लाह ने कुछ दिया है तो चल रहा है इंशाल्लाह। लोग पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो दिन में कितने समोसे बिक जाते हैं, कितने बना के लाते हैं और तैयारी कब होती है? इसका हिसाब तो हमने कभी किया नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो कितना बेचता है, 8-9 टुकड़ी बनाता है। सही। तो उसी हिसाब से तो बहुत लंबा हिसाब है, हमने कभी हिसाब नहीं किया। अच्छा, लाहौर में बंगाली समोसे किस तरह और कैसे मुतारिफ करवाए? ये हम तो पहले कराची में था ना, तो कराची में हम समोसा बेच रहा था हैदराबादी सिस्टम में, खट्टा मट्टा मिला के वो ये। तो उसके बाद हम लाहौर में आ गया। ये 30 साल पहले की बात है। इधर हम
50 पैसा या 12 आना 1 रुपया करके बेच रहा था इधर उन्हें। अच्छा। तो इसका बाद करते करते अल्लाह का शुक्र है फिर यहाँ तक आ गया। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं सारे बंगाली हैं? नहीं, इसमें पंजाबी भी है, कश्मीरी भी है, बंगाली भी है, मिक्स है, सारा मिल के काम करते हैं। सही। अच्छा, तो बांग्लादेश आना जाना होता है आपका? पहले तो आना जाना था, अभी 8 साल हो गया हम नहीं जा सकते क्योंकि वो उन्होंने वीज़ा बंद कर दिया। हमारा नेशनलिटी इधर का है तो उन्होंने कहता है इधर नहीं आओ, तुम लोग बंगाली नहीं है, पाकिस्तानी है। तो अभी 8 साल हो गया हम नहीं गया। कहाँ से आए हैं समोसे खाने? डिफेंस से। कैसे लगे? बहुत अच्छे। पहले भी आते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? डेली। डेली आते हैं? ऐसी क्या बात है इनके समोसों में कि आप डेली आते हैं? ये इनके आज के नहीं है, ये मैक्सिमम 15-20 साल से। अच्छा। ये आज के नहीं है, ये क्या कहूँगे आज के नहीं, बहुत पुरानी है। तो से अपने एक टेस्ट की बात है, जब वो टेस्ट होता है टेस्ट के साथ करते हैं। क्या खास बात है इनके समोसों में जो बाकी लाहौरियों के समोसों में नहीं है? बात साहब इनकी ज़्यादा चटनी की है। अच्छा। समोसे तो हर जगह पे है, चटनी हर जगह पे नहीं ऐसी होती जो इनकी चटनी है। ये चीज़ें अच्छी डालते हैं, मतलब कि ये नहीं कि आज तेल बचा तो कल वो डाल दिया। अच्छा। नहीं, इन्हें डेली दूसरा तेल डालना है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। 200 में किसका है? 2 बर्गर पैक करो। नाज़रीन, मुझे तो ये बंगाली समोसे बहुत पसंद आए हैं। आज हमने आप लोग को दिखाई पाकिस्तान की मज़ेदार स्टोरीज। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना फीडबैक हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर दीजिएगा। मिलने आऊंगी अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।